मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के उन एक दूसरे के धर्मों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर। दोस्तों, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के जिस बयानात की वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों में जो प्रतिक्रिया मची, उसके बाद से अचानक देश के निर्णयकर्ताओं ने, देश के शासकों ने एक नई आदर्शवाद की नजीर पेश की। अभी तक ये एडवेंचरिज्म जो बयानों के जरिए चला आ रहा था, जो एक दूसरे पर वर्ग शत्रु और अपने वर्ग मित्र के तहत जो ये तमाम राजनीतिक दलों की जो राजनीति चल रही थी, भारत के लोकतंत्र में सदियों से पोषित होने वाली पहचान की राजनीति, यानी कि धर्म, जाति, मजहब, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, खानदानवाद और भावुकतावाद जुमलों पर जो तमाम राजनीतिक दलों की राजनीति पोषित हो रही थी, सिंचित हो रही थी, परवान चढ़ रही थी, आज उस पर एक अचानक ब्रेक लग गया। ब्रेक तब लगा जब कुछ दिनों पहले एक टीवी डिबेट के दौरान ज्ञान मापी मस्जिद पर चल रही बहस में एक मुस्लिम मौलाना के उस कथित बयान को लेकर कि शिवलिंग को आखिर हिंदू इतने महत्व क्यों देते, तो उसके प्रत्युत्तर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर ने भी धर्म का कार्ड खेला और उनके प्रोफेट मोहम्मद पर वह टिप्पणी की, जिस टिप्पणी को लेकर पूरे दुनिया का मुस्लिम जगत बेहद एक तरह से संवेदनशील रहा है और उसके प्रत्युत्तर में किसी भी तरीके के हिंसक वारदातों को जन्म देने के लिए जाना जाता रहा है। वही प्रतिक्रिया इस भारत के परिप्रेक्ष्य में घटी। दोस्तों, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि इस प्रकरण में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार, जिसने कि सोशल मीडिया में एक सनसनीखेज एक तरह से अपना पोस्ट डाला और उसके बाद से जो ये प्रतिक्रिया आई, उसके तहत उन लोगों का, इसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल या वो मुस्लिम जो क्लरिक्स है जो शिवलिंग को लेकर के बयान दिया था, या पूरा दुनिया के वो इस्लामिक देश OIC जिन्होंने भारत के खिलाफ जो है एक तरह से बयान जारी किया, इसमें कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, हम इस बात पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं मुस्लिम जगत आज भी अपने धार्मिक प्रतिमानों को लेकर, अपने पौराणिक आख्यानों को लेकर इस कदर संवेदनशील रहा है, इस कदर हिंसक रहा है और इस कदर एक तरह से अकड़ू रहा है कि इसको लेकर के वो किसी भी तरीके के हिंसक वारदातों को जन्म देता रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल नुपुर शर्मा को लेकर के है। नुपुर शर्मा को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा आजमाए जाने वाले उन बयानों को लेकर के है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहा जाता है कि भारत में पहचान की राजनीति का धर्म फैक्टर उनका सबसे प्राइम फैक्टर है, क्यों वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए धार्मिक बयानों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्यों वह राजनीतिक दल देश के विकास को लेकर, देश के निर्माण को लेकर, देश के कल्याण को लेकर, देश की बहुसंख्यक गरीब और पिछड़े आबादी के विकास को लेकर के कोई विजन लेकर के आती है? सरकार में और व्यवस्था में उन तमाम खामियों को खोजने का प्रयास करती है। वह राजनीति क्यों नहीं एक ऐसी प्रतियोगी राजनीति खेलती है जो दूसरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं और नेताओं पर उसे वजन दे, उसे ज्यादा महत्व दे और कहीं न कहीं जनमत के निर्माण में भी सहायता दे। जनता उन विकास, कल्याण और गुड गवर्नेंस के कार्यों के तरफ जनता के ध्यान को ज्यादा परिपोषित किया जाए और लोकतंत्र में प्रतियोगी राजनीति को धर्म, जाति, मजहब, भाषा, प्रांत जैसे भावुकतावाद वाले इशू से बिल्कुल विमुक्त रखा जाए। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की यह एडवेंचरिज्म वाली पॉलिटिक्स जो उनके तमाम प्रवक्ताओं के द्वारा ही नहीं, उनके शीर्ष नेताओं के द्वारा भी विगत में की जाती रही है। हम ये बड़े अफसोस के साथ कहना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने राजनीति कैरियर के शुरुआती दिनों में इन्हीं जुमलों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही वह एक तरह से कट्टर बयानात देते थे। हो सकता है कि उनके बयान सच्चाई से परिपूर्ण हो और कहीं न कहीं एक धार्मिक कट्टरवाद और एक धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ वह एक तरह से प्रत्युत्तर में दिया गया उनका बयान होता हो, लेकिन प्रतियोगी राजनीति में, मॉडर्न राजनीति में और मॉडर्न
कृषि में इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और जब हम बात राजनीतिक सुधारों की करते हैं तो देश के संविधान को, देश के चुनाव आयोग को और देश के संबंधित प्राधिकरणों को, भारत के लोकतंत्र में ये चल रही इस राजनीति के इस रीति नीति को एक तरह से बिल्कुल जड़ से, एक समूल एक तरह से इसे नाश कर देना चाहिए, इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और कहीं भी जो जातिवाद को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, हम कहना चाहेंगे कि न केवल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बल्कि विगत में कई ऐसे राजनीतिक दल और उनके रहनुमा जातीय उन्माद फैला करके, जातीय विद्वेष फैला करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया है। हम इस श्रेणी में लालू यादव का नाम ले सकते हैं, हम इस श्रेणी में मुलायम सिंह यादव का नाम ले सकते हैं, हम इस श्रेणी में काशीराम और मायावती का नाम ले सकते हैं, हम ऐसे तमाम मुस्लिम अल्पसंख्यकों का भी नाम ले सकते हैं, नेताओं का नाम ले सकते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ कट्टर बयानात दिए। हम उन पिछड़े राजनेताओं का नाम ले सकते हैं जिन्होंने सवर्ण जाति के खिलाफ बयानात दिए। और विगत में हमने सवर्ण जाति को भी पिछड़ी जाति के नेताओं को या पिछड़ी जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी हो या उनके शोषण की वारदात हो, उसका एक लंबा इतिहास हमने देखा है। तो हम जब भारत की राजनीति में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर और एक नई संस्कृति को अगर विकसित करना चाहते हैं तो ये जो आज प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी धर्मों पर टिप्पणी ना करें, ये प्रतिबंध बहुत पहले से चलना चाहिए था। अगर नरेंद्र मोदी शासित भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने गुड गवर्नेंस के मानकों पर तमाम काम किए हैं, उन्होंने डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है, उन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस को कम किया है, उन्होंने त्वरित निर्णय और ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है, तो फिर उन्हें इस तरह के सांप्रदायिक और पहचान के राजनीति का सहारा लेने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। हमने यह भी देखा है कि जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के आदर्शवादी नेता जो अपनी नैतिकतावादी राजनीति के लिए जाने गए, वह भी जब चुनाव के दौरे पर जाते थे, चुनावी मैदान में कूदते थे, तो उन्हें भी कहीं न कहीं राम जन्मभूमि से लेकर के और तमाम धार्मिक इशू पर कट्टर बयान देने में कोई उन्हें हर्ज नहीं महसूस होता था। तो कुल मिलाकर के हमने राजनीति का एक ऐसा कल्चर और एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है कि हम बिना पहचान का ही राजनीति का सहारा लिए हमें लगता है कि हमारा राजनीतिक करियर नहीं चमकेगा, हमारे राजनीतिक दल को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। और ये बात बहुत हद तक सही भी है। भारत के लोकतंत्र में जब से इसकी स्थापना काल हुई है तब से हमने ये लगातार देखा है कि हर दल ने कहीं न कहीं मनी को, मसल को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, इंस्टिगेटिव और इम्पल्सिव स्टेटमेंट और बयान को, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म को, लोक लुभावन घोषणाओं को, खजाना लुटावन जैसे कदमों को ज़्यादा महत्व दिया है। और जनता को कहीं न कहीं जनता की वो सहज मनोवृत्ति और जो प्रवृत्ति है, उनकी भावुकता के प्रति जो उनका समर्पण है, उसको शोषित करने का काम किया जाता है। उन्हें बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, उन्हें धर्म और जाति, मजहब, प्रांत, भाषा के इमोशन के पोएट्री में ला करके उनसे बड़ी आसानी से वोट ले लिया जाता है। हम कहना चाहेंगे कि हमारी राजनीति एक प्रतियोगी राजनीति होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है। जो प्रतियोगी लोकतंत्र है उसमें प्रतियोगिता का आधार केवल और केवल सुशासन होना चाहिए, केवल गुड गवर्नेंस होना चाहिए, विराट सामाजिक न्याय होना चाहिए, व्यापक सामाजिक कल्याण होना चाहिए और ट्रू सेकुलरिज्म होना चाहिए। इसमें कहीं भी ना एपीजमेंट होना चाहिए और न ही किसी को माइनॉरिटिज्म होना चाहिए और मेजोरिटिज्म तो खैर होना ही नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक सुधारों के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर दे गया है नुपुर शर्मा का प्रकरण कि हमारे राजनीतिक दल पहचान की राजनीति से अपने को विमुक्त रखें और सरकार की जब आलोचना करें तो वह केवल मेरिट के आधार पर आलोचना करें और सरकार की नीति और नीयत की जो बदनीयती है उसका जो है ठीक ठीक पर्दाफाश करें। हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासित इस भारतीय जनता पार्टी को अब अपने राजनीति की विसात और राजनीति का यदि विस्तार करना है, उनको अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म करना है, तो उन्हें मूलभूत सकारात्मक विकास और कल्याण के मुद्दों को लेकर के ही विपक्ष को जो है एक तरह से उन्हें जो है शर्मसार करना चाहिए, लज्जित करना चाहिए। आप धर्म और जाति का, भाषा और प्रांत का सहारा लेकर लोगों की सस्ती लोकप्रियता नहीं हासिल करनी चाहिए। केवल बात धर्म की नहीं है, बात जाति की भी है। भारत के लोकतंत्र में
जातिवाद के जो नासूर हैं वो धर्म के नासूर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। हर राजनीतिक दल अपनी जब चुनाव की जब व्यूह रचना बनाता है तो वह जाति के आधार पर एक एक समीकरण तय करता है, चाहे वो टिकट देना हो, चाहे वो वोटों की एक तरह से वोट बैंक की पूरी रणनीति बनानी हो, या अलग अलग जातियों का तुष्टीकरण करना हो। भाषा को लेकर के अभी एक साउथ के नेता ने हिंदी के खिलाफ बयान दिया कि हिंदी उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीबों और फटीचरों की भाषा है, इसे हमें राजभाषा का दर्जा कतई नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारत का लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, अगर उसे दुनिया का एक सबसे आदर्श और सबसे एफिशिएंट और क्वालिटी डेमोक्रेसी का अगर नजीर पेश करना है तो उसे अपने यहाँ वो तमाम पहचान के कारकों, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चाहे वो लेटर और स्पिरिट, कहीं भी ओवर्ट और कोवर्ट किसी भी रूप में अगर राजनीतिक दलों द्वारा आजमाया जाता है तो उसका समूल नाश किया जाए, उसे समूल प्रतिबंधित किया जाए, चाहे इसके लिए संविधान में संशोधन ही क्यों न करना पड़े। और उसके साथ साथ मनी और मसल का एलिमेंट जो कानूनी तौर पर भले प्रतिबंधित है या नियमित है या लिमिटेड किया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे से आज भी मनी और मसल तमाम राजनीतिक दलों की सफलता में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हैं। भाषा, प्रांत जैसे डायनेस्टी, इन सारे एलिमेंट को हमें हटाना पड़ेगा और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के प्रतिबंधों के बहाने और कहीं न कहीं अरब देशों के आर्थिक हितों से भारत का कोई ज्यादा नुकसान न हो, उसके दबाव में लिए गए इस फैसले को ही क्यों न माना जाए। हमें राजनीतिक सुधारों की नजीर पेश करनी ही होगी। और हम बार बार अपने कार्यक्रमों के जरिए ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी शासित ये मौजूदा सरकार भले विकास और कल्याण कार्यक्रमों को काफी प्राथमिकता देती है, कई सारे कार्यक्रम लेकर के जाती है, चौतरफा विकास को लेकर के और गरीबों के उत्थान को लेकर के कार्य करती है, लेकिन कहीं न कहीं जो एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और उसके साथ साथ जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एजेंडा बार बार जो जलाए रखा जाता है, उसकी लौ बार बार जलाई जाती है, उसकी धुनी हमेशा जो रमाई जाती है, उस पर जो है अंकुश लगे और आप अपने में जो आत्मविश्वास है वो केवल और केवल गुड गवर्नेंस के जरिए हासिल करें। यह मैसेज केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि भारत के उन तमाम राष्ट्रीय पार्टियों और प्रांतीय दलों के लिए भी है जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इन कार्ड्स का इस्तेमाल करती है। क्योंकि ये सारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में असुरक्षा से घिरे हैं, इसीलिए वो इस तरीके के लचर और गैर डेमोक्रेसी और एंटी पब्लिक मुद्दों को तरजीह देते हैं और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। दोस्तों, तो इसी नोट के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।